हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल, अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 9 के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जो प्रीलिम्स की यूनिट 9 है ना, उसमें हम काफी सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। अभी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का ये लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिकी हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में आज हम बात करने वाले हैं दूरदर्शन के बारे में। मतलब जो हमारा टेलीफोन, रेडियो, इन सब की चीजों के बारे में बात करेंगे। आपका जो मोबाइल फोन है ना, जिससे चैटें करते हो आप, चैटिंग चैटिंग, ठीक है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक ऐसी दूरसंचार प्रणाली जिसके द्वारा हम कुछ फोटोज एंड वीडियोज को एंड साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते थे, भेज सकते थे, सेंड कर सकते थे या रिसीव कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो उसको हमने बोला क्या, दूरदर्शन। एक ऐसी दूरसंचार प्रणाली जिसके द्वारा हम कुछ फोटोज वीडियोस को देख सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। अब ये डेवलप कैसी होता है, 1959, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा कि 1959 का जो टाइम पीरियड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट साल रहा हमारा इसके इस फील्ड में। ठीक है, तो 1959 में ना आपको देखने को मिलेगा कि तीन चीजें हुई थी। पहला क्या हुआ था कि फिलिप्स कंपनी ने भारत में टेलीविजन कंपनी की शुरुआत की थी। किसने? फिलिप्स ने। सबसे पहले टीवी किसकी आई? फिलिप्स की। हमारे दादाजी के पास एक रेडियो हुआ करता था फिलिप्स का। ठीक है, उसके बाद 1959 में ही भारतीय सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन की भी स्थापना हुई। तो जो दूरदर्शन की स्थापना हुई ना, उसमें एक विभाग के तौर पे प्रसार भारती के एक विभाग के तौर पे दूरदर्शन की स्थापना की गई थी। आई अगेन रिपीट, भारतीय सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन की स्थापना हुई प्रसार भारती के एक विभाग के तौर पर 1959 में। तो फिलिप्स ने कंपनी बना दी टेलीविजन की। 1959 में हमारे पास प्रसार भारती आ गई। और 15 दिसंबर 1959 को खूब पहला दिन, जिस दिन हमने पहला कार्यक्रम नई दिल्ली से आकाशवाणी भवन से प्रसारित किया था। अगेन फिर 1975 में कोलकाता, चेन्नई, श्रीनगर, अमृतसर और लखनऊ में दूरदर्शन सेवा की शुरुआत की गई। तो कहाँ कहाँ? कोलकाता, चेन्नई, श्रीनगर, अमृतसर और लखनऊ। 1 अप्रैल 1976 को, ठीक एक साल के बाद, भारत में टीवी सेवा रेडियो से अलग हो गई। मतलब टीवी अलग और रेडियो अलग। ठीक है, मतलब टीवी का विभाग अलग है टेलीविजन का, और रेडियो का अलग हो गया। 1982 में रंगीन टीवी पर स्वतंत्रता दिवस के भाषण का सीधा प्रसारण किया गया 1982 में। अगर हम बात करें फोन के बारे में, दूरभाष के बारे में, तो टेलीफोन क्या होता है? टेलीफोन इज बेसिकली एक डिवाइस है ना, जो दो या दो से ज्यादा लोगों से हम कनेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इसको सबसे पहले किसने बनाया था? आपको याद होगा, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा यार, थोड़ा पीएससी है ना, लेवल थोड़ा ज्यादा होगा, तो ग्राहम बेल तो नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा कि भैया जो टेलीफोन आया था, जिसको ग्राहम बेल ने डिस्कवर किया था, वो किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था? तो आप बोलेंगे भैया माइक्रो रिसीवर पर आधारित था। आई अगेन रिपीट, किस पर आधारित था? माइक्रो रिसीवर पर। इसके साथ ही भारत में टेलीग्राफ के आविष्कार भी किसने किए? टेलीफोन सेवा की शुरुआत 1888 में, सॉरी 1881 में कोलकाता से हुई थी। आई अगेन रिपीट, टेलीग्राफ की शुरुआत 1888 से कोलकाता से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर हम मोबाइल के बारे में बात करें, जो आपके पास है, मेरे पास है। अगर हमें जैसे लंबी दूरी के लिए बात करनी है और बिना किसी केबल कनेक्शन के बात करनी है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ बेस स्टेशन हमने बनाने पड़े, जिसके तो आप उस टाइम पर हम बेस स्टेशन बनाते थे। आज के टाइम हम टावर बना देते हैं। ठीक है, तो एक नेटवर्क के आधार पर हम आवाज या डेटा को हम क्या करते थे, यहां से वहां ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें मोबाइल सेवा लगी। क्योंकि मोबाइल का मतलब ही होता है जो स्थिर नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह हम जिसको लेके जा सकते हैं, मोबाइल। नेक्स्ट, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो 1973 में सबसे पहले पहले हाथ में सेल्यूलर मोबाइल फोन का प्रदर्शन जॉन एफ ने किया। आई अगेन रिपीट, हमारे हाथ में सेल्यूलर फोन का सबसे पहला प्रदर्शन जॉन एफ। ठीक है, तो क्या नाम है? जॉन एफ मिशेल। और मोटोरोला के मार्टिन कूपर ने किया था। ठीक है, तो मोटोरोला है सबसे पहली मोबाइल की कंपनी। आपसे पूछा जाएगा कौन सी कंपनी है? मोटोरोला मोबाइल की सबसे पहली कंपनी है। ये आपने देखा होगा दूरदर्शन का सत्यम शिवम सुंदरम, आपको वो याद होगी ना, इसकी जो टून आती थी, टून नहीं आती थी वो दूरदर्शन की टाइप से उसके अलावा 1973 वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी इसका प्रसारण शुरू हुआ कब? 1973। इसका मतलब क्या होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल? मतलब आप अगर कुछ भी चीजें, साउंड भेजना चाहते हैं, तो इंटरनेट के इस्तेमाल करके अगर आप भेज रहे हैं, तो दैट इज 1973 में शुरू हुआ। 1979 में पहला वाणिज्यिक स्वचालित सेलुलर नेटवर्क, मतलब कॉमर्शियल लेवल पे यूज करना, बिजनेस के लिए यूज करने वाला पहला नेटवर्क, जो कि कहां पर आया? जापान में निप्पॉन टेलीग्राफ और टेलीफोन द्वारा लॉन्च किया गया। आई अगेन रिपीट,
जापान में निप्पॉन टेलीग्राफ और टेलीफोन द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कब? 1979 में। क्या था ये भी वही था, एक सेलुलर नेटवर्क था जो कि कॉमर्शियल लेवल पे यूज किया गया। ठीक है, एनालॉग था ये। नेक्स्ट आता है 1983 में। आपको एनालॉग और डिजिटल में अंतर अब तो पता होगा क्योंकि प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखे होंगे। 1983 में डायनाटेक 8000X, ठीक है, ये पहला व्यवसायिक रूप से उपलब्ध हैंड हेल्ड मोबाइल फोन था। तो कॉमर्शियल लेवल पे यूज होने वाला पहला हाथ में रखने वाला जो फोन था, मोबाइल फोन था, उसका नाम क्या था? डायनाटेक 8000X। 1983। 1989 में ब्लूटूथ डॉज आप हडसन द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? जो ब्लूटूथ की शुरुआत है ना, वो कब से हुई थी? 1989 से। किसने की थी? डॉक्टर जाप हार्टसन ने। ठीक है। 1991 में जो हमने सेकेंड जनरेशन, मतलब जिसको आप बोलते हैं 2G नेटवर्क, तो 2G नेटवर्क की शुरुआत की थी। किसने की थी? यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्थान द्वारा विकसित एक मानक है और 2G के लिए एक प्रोटोकॉल का वर्णन करता है। ठीक है, तो ये 1991 में हमने मोबाइल संचार के लिए ग्लोबल सिस्टम बनाया, GSM जिसको हम बोलते हैं ना, वो। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपसे जैसे पूछा जाएगा कि भैया जो 2G की शुरुआत है तो वो कब हुई, तो आप बोलेंगे फटाक से 1991 में। फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि भैया 2G की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, तो आप बोलेंगे भैया कहाँ पर हुई थी? फिनलैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? फिनलैंड में हुई थी। उसके अलावा पूछा पूछा जाएगा कि भैया 2G के लिए, हमें 2G नेटवर्क के लिए जो भी गाइडलाइंस होती हैं एनवायरमेंट को लेके और कंपनीज को लेके, जो भी चीजें हैं, जो उसके स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं, वो किसने किए हैं? देखो, शुरुआत भले ही फिनलैंड में हो रही है बट वो डिसाइड शुरुआत में फिनलैंड ने नहीं किए, वो किसने किए थे? आपकी ETSI ने किए थे, यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्थान जो है ना, उसने किए थे। ठीक है, याद रखेंगे ना? वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट आता है 1994 में मोबाइल फोन पर सबसे पुराना एक जो गेम था, टेट्रिस, वो। ठीक है, उसकी शुरुआत हुई 1997 में। प्रतिष्ठित गेम स्नैक, नोकिया, नोकिया में आप खेलते थे ना वो सांप वाला, तो वो स्नैक, तो 6110 पर लॉन्च किया गया। 6110 ये मोबाइल का, नोकिया का फोन का मॉडल नंबर है जो मोबाइल गेमिंग की शुरुआत का प्रतीक है। उसके बाद 2000 में सामान्य पैकेट रेडियो सेवा, जिसको आप बोलते हैं GPRS, 2G और 3G नेटवर्क पर स्टार्ट किए गए। ठीक है, 2001 में पहला कॉमर्शियल 3G नेटवर्क पेश किया गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब आप बोलोगे सर ये कौन पूछेगा 2G 3G, तो हमारे भाई 5G लॉन्च हुआ है अभी। ठीक है, 5G लॉन्च हुआ है, 4G लॉन्च हुआ है। तो 4G हमारे पास आया था कब? 2014-15 में। ठीक है, 5G हमारे पास कब आ रहा है? 2022 में। तो इसका मतलब आपसे 3G बिल्कुल पूछा जा सकता है, 2G बिल्कुल पूछा जा सकता है। अगर पेपर सिंपल बनेगा तो वो 5G पूछेगा, 4G पूछेगा। अगर पेपर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो वो 2G 3G पर भी जा सकते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बिना दिमाग लगाए इसको पढ़ लेना, समझ लेना, याद रख लेना। तो 2001 में हमने सबसे पहले 3G नेटवर्क की शुरुआत की। 2001 में वर्ल्ड वाइड इंटरपोर्टेबिलिटी ऑफ फॉर माइक्रोवेव एक्सिस, वाईमैक्स जिसको हम बोलते हैं ठीक है, इसकी शुरुआत होती है। 2008 में एंड्रॉइड का विकास हुआ, गूगल द्वारा किया गया एंड्रॉइड। 2009 में 4G ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क, ठीक है, चौथी पीढ़ी है जो उसकी शुरुआत की। 2009 में पहला रिलीज लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE नेटवर्क जिसको आप बोलते हैं ना। अब बोलते हमारा फोन क्या है? LTE ओनली है। हमारा फोन क्या है? वोल्ट है। तो वोल्ट बोले तो क्या, यही है वो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, यस, ये क्या है? ये नेटवर्क की स्टैंडर्ड्स हैं। तो जो पहला रिलीज लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है स्टैंडर्ड है, उसको ओस्लो नॉर्वे, ठीक है, बॉस्टॉकहोम स्वीडन में व्यावसायिक रूप से तैनात किया गया, मतलब यूज करना स्टार्ट किया 2009 में। नेक्स्ट आता है 2012 में हमने क्या किया, तो मेट्रो PCS ने USA में डलास और टेक्सास में दीर्घकालिक व्यावसायिक विकास, जिसको आप बोलते हैं क्या? वोल्ट। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और आपसे जब इंटरव्यू में अगर आप जाएंगे तो इंटरव्यू में भी बहुत बहुत नॉर्मल, बहुत छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। जैसे वो म्यूजिक में अगर आपने देखा होगा, एक मॉक इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि अच्छा आप ये बताइए, जैज जो आप उसमें म्यूजिक में आता ना जैज, तो जैज और पॉप में क्या डिफरेंस होता है? अब अपन सिलेक्ट तो कर लेते हैं रिमोट से, जैज पे कर दो, पॉप पे कर दो, ये तो ठीक है, बट डिफरेंस क्या है?
सेम ऐसे ही हमारे नेटवर्क LTE है, वोल्ट है, ये सब हम आपस में बात करते हैं, हमारे फोन में नेटवर्क में ये लिखा हुआ है, बट उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, तो वो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो नॉर्मली अभी तो प्रीलिम्स भी आपसे पूछ सकते हैं ये कब शुरुआत होती है। तो मेट्रो PCS ने यूएसए में डलास टेक्सास और दीर्घकालिक व्यवसायिक विकास सेवाओं पर दुनिया की पहली व्यावसायिक आवाज शुरू की 2012 में। 2016 में 5G का परिचय होता है, 2016 में 5G की शुरुआत होती है। फिर IMEI स्टैंड फॉर, IMEI नंबर क्या होता है, IMEI मतलब होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। मतलब जब आपका फोन खो जाता है, जब आपका फोन चोरी हो जाता है, तो आप पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, तो वो पूछते हैं इसका IMEI नंबर बता दो, क्योंकि इससे वो आपका फोन ट्रेस करते हैं। उसमें कोई भी सिम डलेगी, डजेंट मैटर, मोबाइल जब आपका ट्रेस होता है तो वो IMEI नंबर से ट्रेस होता है, दैट इज इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ओके, उसके बाद उसके बाद इसको लिखते कैसे हैं, तो भैया इसको ऐसे लिखते हैं, *#06# इस टाइप से करके। तो 15 दशमलव अंक, जिसमें से 14 अंक जो होते हैं और एक चेक अंक होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम इसको दर्ज करके अधिकांश फोन पर ऑन स्क्रीन आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, IMEI नंबर। कैसे देखना है तो आप ऐसे देख सकते हैं, तो वो तो मैंने जस्ट एड ऑन कर दिया, इफ अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है IMEI SV। तो SV इसमें क्या हो गया, एक सॉफ्टवेयर वर्जन, मतलब इसका एक सॉफ्टवेयर वर्जन भी होता है। तो अब इसमें डिफरेंस क्या हो गया कि जो नॉर्मल IMEI नंबर होता है ना, वो 15 अंक का होता है, ठीक है, और जो IMEI सॉफ्टवेयर वर्जन वाला होता है ना, वो 16 नंबर का होता है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिएगा, और इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास संचार की विधियां कौन कौन सी है। तो देखिए संचार की विधियों में भी बहुत आसान है, सिंप्लेक्स, सेमी डुप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स मेथड, अर्ध डुप्लेक्स विधि जिसको आप बोलते हैं, उसके बाद पूर्ण डुप्लेक्स मतलब फुल डुप्लेक्स, उसके बाद वॉकी टॉकी के बारे में बात करेंगे। तो सिंप्लेक्स मेथड बेसिकली 3 है, इनके बारे में आप याद रखिएगा। सिंप्लेक्स मेथड मतलब जिसमें आप सिर्फ डेटा एक साइड से भेज सकते हैं, जैसे आपका टीवी जो है या रेडियो जो है, रेडियो में सिर्फ वहां से चीजें आती हैं। आपके जो टीवी है उसमें, जैसे कोई टीवी में कोई टीवी सीरियल आ रहा है, आपने कोई मैच ओपन किया, मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, तो क्रिकेट मैच में आप यहाँ शोर कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो क्या टीवी में से आपकी आवाज उस तरफ जा रही है, नहीं जा रही ना। तो आप सिर्फ एक ही तरफ से आ रहा है, ठीक है, चीजें एक ही तरफ से आ रही हैं। तो इसमें डेटा और जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो एक ही दिशा की ओर संचारित होती है, तो वहीं से हमें आती हुई दिखती है, बस हम उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, ठीक है, टीवी एंड रेडियो में। उसके बाद हाफ डुप्लेक्स, इसमें क्या होता है कि दोनों दिशाओं से चीजें आती हैं, मतलब वहां से कुछ आएगा तो आप यहां से रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, ओनली इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन आ सकती है, कुछ डेटा नहीं आ सकता, फोटो वीडियो ये सब नहीं होगा। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, वॉकी टॉकी, मतलब आप सिर्फ बोल सकते हैं, ठीक है, यस। उसके बाद आता है पूर्ण डुप्लेक्स मेथड, मतलब जो आपका आज का फोन है वो, उसमें आप फोटो भी भेजो, उसमें वीडियो भी भेजो, उसमें आप बोलो भी, सब कुछ करो। तो इसमें इंफॉर्मेशन भी सेंड कर सकते हो आप, उसमें डॉक्यूमेंट्स भी सेंड कर सकते हो, दोनों दिशाओं से पूरा कंप्लीट रिस्पॉन्स आप दे सकते हो, ठीक है। वॉकी टॉकी के बारे में अगर हम बात करें, तो वॉकी टॉकी का जो इन्वेंशन है बेसिकली 1937 में कनाडाई डॉन हिंगिस ने किया था, ठीक है। वॉकी टॉकी जिसको आप औपचारिक रूप से क्या बोलते हैं, हैंड हेल्ड ट्रांसीवर, ठीक है, ये बोलते हैं, गॉट इट, ओके। ये पोर्टेबल होता है, और आपने देखा होगा तो अभी भी ट्रेन में जो गार्ड और ड्राइवर होते हैं वो इसी पर बात करते हैं, जो रेलवे में ड्राइवर और गार्ड होते हैं ना, वो वॉकी टॉकी पर ही बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अब डीडीओ नो में मैं कुछ बात करूंगा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती है। तो जैसे नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, ये 2022 तक सभी गांव में ब्रॉडबैंड सुविधा देने के लिए उपलब्ध होना चाहिए। करंट अफेयर्स है, याद रखिएगा कि नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन क्या है, 2022 तक सभी गांव में ब्रॉडबैंड सुविधा होनी चाहिए। नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, ये कब आई थी, 2019 में। नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया 19 जून 2003। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिससे कि भारत के विभिन्न देशों में, सॉरी, विभिन्न राज्यों में और विभिन्न स्थलों पर इंटरनेट गया, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, दैट इज PLI। आई अगेन रिपीट, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और इसी की वजह से
आपने देखा होगा बहुत सारे स्टार्टअप्स का बूम आने वाला है, ठीक है। और उन स्टार्टअप्स में मैक्सिमम फोकस वो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनाने पे, ट्रांजिस्टर बनाना, रजिस्टर बनाना, कैपेसिटर बनाना, चिप बनाना, इसकी चिप बनाना, उसकी चिप बनाना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। तो बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने वाले उत्पादकों को प्रोत्साहन, जो भी हमारे प्रोडक्ट बनाएंगे ना उनको गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंस्पायर कर रही है। क्यों कर रही है, सपोर्ट कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि अभी बहुत छोटी छोटी चीजें जो हम बहुत हमें मतलब हम अगर 15 साल पहले भी स्टार्ट करना चाहते ना बनाना, तो हम बना सकते थे, हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल, बट हमारा ध्यान ही नहीं गया, हमने उस पर फोकस ही नहीं किया। बहुत सारी कंपनीज थे, तो हम बहुत छोटी छोटी चीजें भी दूसरे देशों से ले रहे हैं, ठीक है। तो उसी चीज को रोकने के लिए, इंपोर्ट कम करने के लिए और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ये चीजें की गई हैं। उसके बाद अगर हम देखें जावा, तो जावा लैंग्वेज का आविष्कार सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गोसलिंग ने किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूनिक्स भी एक बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, 1969 में डेवलप हुआ था और बेसिकली असेंबली लैंग्वेज है। भारत में जितने भी डिजिटल कंप्यूटर आए हुए हैं उनके नाम अगर आप देखें तो एच ई सी 2 एम का निर्माण किसने और कहाँ किया था, वो भी आपको पता होना चाहिए कि एंड्रयू डोनाल्ड बूथ ने इंग्लैंड के वर्कबैक कॉलेज में किया था। अगेन रिपीट, HEC2M है क्या, भारत में आने वाला पहला डिजिटल कंप्यूटर है, भारत में आने वाला, ठीक है। भारत में विकसित पहला डिजिटल कंप्यूटर तो ENIAC हो गया, ठीक है। गॉट इट, मतलब वर्ल्ड में पहला डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC हो गया, भारत में नहीं। बाकी ये आपको याद रखना है। HEC2M किस किस्म का कंप्यूटर था, तो भैया वॉल्व आधारित कंप्यूटर था, वॉल्व लगते थे ना, आपको याद होगा। HEC2M को भारत में कहाँ स्थापित किया गया था, तो भैया हमारा जो स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता है ना, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, वहां पर लगाया गया था। HEC2M का अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या बोलेंगे आप, तो भैया ऐसे बोलेंगे, होलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर 2M। गॉट इट, ओके। भारत में आए थे दूसरे कंप्यूटर का नाम अगर पूछे तो बोलेंगे आप क्या, यूराल। कहाँ से आया था ये, सोवियत संघ से आया था, अच्छा सोवियत संघ से आया था यहाँ। और पहले वाला कहाँ से आया था, तो इंग्लैंड से आया था। भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में है, बात समझ आ रही है, क्षेत्रीय भाषा, मतलब आपने अभी देखा होगा कीबोर्ड किस में देखा, आपने इंग्लिश में देखा होगा जनरली। फिर आपने टाइपराइटर का कीबोर्ड या बहुत सारे लोग अपने लैपटॉप सॉरी अपने सिस्टम में भी हिंदी कीबोर्ड यूज कर लेते हैं, तो वो हिंदी कीबोर्ड देखा होगा आपने। लेकिन ऐसी क्षेत्रीय भाषा जिसमें कीबोर्ड बनाया गया वो पहली कौन सी है, तमिल भाषा है। ये आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय भाषा का पहला सर्च इंजन का नाम क्या था, तलाश। ये सब चीजें कहीं नहीं मिलेंगी, किसी नोट्स में नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है, सिर्फ इसी नोट्स में मिलेंगी, ध्यान से सुनिएगा। विश्व में सबसे कम उम्र के वेब डिजाइनर कौन थे, अजय पुरी थे। विश्व में सबसे कम उम्र के वेब डिजाइनर कौन है, अजय पुरी। कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय कौन है, डॉक्टर राज रेड्डी हैं, ठीक है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे और रोबोटिक्स पर बात करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो फ्री क्लासेस हैं उन तक पहुंच सकें, जिससे वो किसी भी टाइप के पैसे खर्च करने से बच पाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाके आप इन्हें परचेज कर सकते हैं।